STV न्यूज़, आवाज़ बुलंदियों तक। मेरा नाम पलक सिंह है और मैं दिल्ली से एक शिक्षिका हूँ। तो मैं आपसे माननीय नीरज शेखर जी, हमारे भावी सांसद जी, आपको पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि 400 पार होने वाला है, तो मुझे पता है। मैं बीजेपी की बहुत बड़ी सपोर्टर हूँ और मैं अपने सभी लोगों से लड़ जाती हूँ इसके लिए। तो वो लोग कहना चाहते हैं कि क्या किया बीजेपी ने, तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप एक ऐसा एग्जाम्पल पेश करिए जिससे मैं उन्हें बहुत अच्छे से जवाब दे सकूँ। तो इसके लिए बीजेपी ने क्या किया देश के लिए या मेरा व्यक्तिगत रूप से? दोनों की तरफ से बोल सकते हैं। मैं दोनों चीज बताता हूँ। 10 साल में, तो पिछले 10 साल पहले मैं सदन में था। हमारी जो समय सत्ता में यूपीए थी, यूपीए की सरकार, कांग्रेस, उसको सदन चलता नहीं था। हर रोज कोई नया घोटाला आ जाता था। कभी 2G घोटाला, कभी कोल घोटाला, कभी कॉमनवेल्थ घोटाला, ऐसी 52 घोटालों की लिस्ट थी जो हम लोग को दी जाती थी। हमारी विश्व भर में छवि ये बन गई थी कि घोटालों का देश है, यहाँ काम तो होता ही नहीं। और ये नहीं, और सदन चलता नहीं था। कई सेशन निकल गए, बहस ही हो ही नहीं पाई। पार्लियामेंट बहस करने के लिए हम लोग कहते थे इस चीज़ पे बहस करिए, कॉमनवेल्थ पे बहस करिए, 2G पे बहस करिए, बहस होती ही नहीं थी। हम चाहते थे JPC आए, इस पे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने, इन चीज़ों पर। सरकार उसके लिए तैयार नहीं थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, उस समय वो समय था एक, और आज का समय मैं चाहता हूँ आप इससे, हमारे विपक्षी भी इनकार नहीं कर सकते कि आज विश्व भर भारत की तरफ देख रहा है। क्यों, क्या परिवर्तन हुआ इस 10 साल? कहीं आप बताइए कोई घोटाले की खबर है? प्रधानमंत्री जी पे कोई आरोप लग सकता है या किसी मंत्री पे कोई आरोप लग सकता है? काम हुआ है। आज जो पैसा घोटालों में खत्म हो जाता था, खर्च हो जाता था, पता नहीं कहाँ जाता था, आज जो पैसा आप लोग पे खर्च हो रहा है। आयुष्मान जैसी योजना, आप किसान सम्मान निधि, मैं कह रहा हूँ कि ये जो राशन की योजना है, पिछले 3-3.5 सालों में 4 लाख करोड़ रुपया उसका खर्च हुआ। तो पैसा कहीं से आ रहा है, ये पैसा पहले भी खर्च हो सकता था। आज खड़गे जी हमारे कांग्रेस के नेता हैं, वो बोलते हैं कि हम लोग आएंगे तो 5 किलो की जगह 10 किलो देंगे। 60 साल में आपने क्या दिया? आप प्रश्न पूछिए उनसे, 60 साल में उन्होंने क्या दिया? हमेशा एक बस कहते थे, कुछ स्लोगन दे देते थे, गरीबी हटाओ। 70 के दशक में इंदिरा जी ने दिया था, गरीबी हटाओ। गरीबी हटी? कोई गरीबी नहीं हटी। और आज आंकड़े हैं कि पिछले 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। ये इन नीतियों, इन योजनाओं की वजह से, आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना, शौचालय जो दिए गए हैं, ये सहयोग है सरकार का लोगों तक। और ये आयुष्मान योजना से अगर किसी का इलाज हो रहा है, 4 लाख रुपए बचे, तो 4 लाख रुपए अपने परिवार का कहीं लगा सकता है। वो लगाएगा अच्छी शिक्षा में बच्चों के लिए, तो उसकी परिवार की अर्थव्यवस्था भी ठीक रहती है, और जो अच्छा शिक्षा पाएगा बच्चा तो परिवार को और आगे लेके जाएगा आर्थिक रूप से। तो ये सारे काम किए हैं। और जी, मैं ये कह रहा हूँ कि यही चीज़ें हैं जो आगे ले जाती हैं एक समाज को, और वो काम हम लोग कर रहे हैं। और हम लोगों ने लगातार, आप किसी चीज़ में कंपैरिजन कर लीजिए, 14 से पहले, 14 के बाद का। मैं तो हमेशा नेशनल हाईवे का कहता हूँ, पहले हर रोज 3 किलोमीटर बनते थे, आज 35 से 38 किलोमीटर बनते हैं। पहले 80 या 90 हज़ार किलोमीटर नेशनल हाईवे था, आज दुगने हो गए उसका। जो 65 साल में उन्होंने काम किया, उससे ज़्यादा काम हमने 10 साल में करके दिखा दिया। जो प्रधानमंत्री आवास थे, उन्होंने 65 साल में 4 करोड़ दिए हैं, और हमने 10 साल में 4.25 करोड़ दे दिए हैं। तो ये फर्क है, ये बताइए उनको। आयुष्मान जैसी योजना पहले क्यों नहीं थी? उज्ज्वला जैसी योजना, मैंने देखा है गैस सिलेंडर के लिए लोगों को लड़ते हुए बलिया में लाठीचार्ज होता। आप तो अभी छोटे हैं, आप लोग नहीं जाते। यहाँ खाद और DAP के लिए किसान लाठी खाया है, गोली खाया है। आज क्यों नहीं है वो स्थिति? जो तो पहले भी हो सकता था, लेकिन आज इसीलिए है क्योंकि हम लोग की सरकार ने काम किया। धरातल पे आप रहे होंगे तो धरातल पे काम करेंगे तो लोग खुश रहेंगे। ये सारी योजनाएं जो हैं सबके लिए हैं,
सबसे बड़ा मैं चाहूँगा जो शहरी आवास मिल रहा है, पहले नहीं होता था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, उसके सबसे बड़े लाभार्थी हमारे मुस्लिम भाई हैं। और कहते हैं हम लोग मुस्लिम के खिलाफ हैं। अगर ये होता तो योजना बंद कर देते हम कि भाई ये हमें वोट नहीं देता, इसको क्यों हम दें। लेकिन हम लोग फिर भी ये योजना चला रहे हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं समाज का हर वर्ग ऊपर उठे, तभी ये देश विकसित होगा। अगर कोई भी पीछे छूट गया तो ये देश विकसित नहीं हो सकता है। और जो लक्ष्य बनाया, मैं तो हमेशा ये बात कहता हूँ, जीवन भर हम सुनते आए हैं, मैं राजनीति देख रहा हूँ करीब 40-45 साल से, सबको सुनते आया हूँ तब से, हमारा देश एक विकासशील देश है। अरे कितने दिन तक विकासशील रहेगा, विकसित देश कब होगा। और वही काम मोदी जी कर रहे हैं कि उन्होंने लक्ष्य दे दिया है 2047 तक हम लोग विकसित देश होंगे, तभी काम हो सकता है। और उसका मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों का सहयोग मिला तो 47 तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, 35-36 में ही हम विकसित देश हो जाएंगे। बिल्कुल सर, एक जोरदार ताली हो जाए। सर नमस्ते, प्रिंस तिवारी नाम है, पत्रकारिता का विद्यार्थी हूँ। सर आपने बलिया को बहुत करीब से देखा है। मुझे लगता है कि आपने बताया कि आप राजनीति में पिताजी नहीं आने देना चाहते थे, फिर भी आप उनके साथ पूरा देश भ्रमण किया, पूरा बलिया भ्रमण किया। तो आप बलिया को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं निश्चित रूप से, तो आप बलिया के किन मुद्दों को सदन में उठाने वाले हैं, किस प्रकार से उठाने वाले हैं? और ये प्रश्न बहुत बढ़िया है। पहली बार जब सांसद बना था आप लोग के सहयोग से, तो मुझे जब पहली बार बोलने का मौका मिला तो मैंने पानी की समस्या उठाई। इसलिए उठाई थी कि मैंने देखा था कि अभी भी गंगा के किनारे आर्सेनिक पानी की समस्या है और हमारे बच्चे वही पीते थे। आज आरओ तो लग गया है, आज सब कुछ हो गया है, लेकिन उस समय आप 2 मिनट पानी रख दीजिएगा तो पानी पीला हो जाता था। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी समस्या थी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भारत सरकार को कि आज उन्होंने 3500 करोड़ की परियोजना इसके लिए बस स्वीकृत की। बलिया के लिए 3500 करोड़ की परियोजना है आर्सेनिक पानी से निजात पाने के लिए। जो समस्याएं हैं हमारा, मैं ये मानता हूँ कि आज के दिन जो मेरी प्राथमिकता रहेगी वो रहेगा मेडिकल कॉलेज। आज भी मैं मानता हूँ कि अभी मेडिकल की सुविधाएं बलिया में उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए, और वो मेरी प्राथमिकता है। मेडिकल कॉलेज और जो हमारे जिला अस्पताल है इसको और अच्छा करना, और PHC CHC जो है उनको और ठीक करना, अगर वहाँ लोगों को तैनात करना, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी कि चाहे पानी हो चाहे स्वास्थ्य। मैं चाहता हूँ कि प्राथमिकता होनी चाहिए, ये नहीं पे होनी चाहिए। और चीज़ें आप जानते हैं, मैंने कहा जैसे नौजवानों के लिए उद्योग, मुझे लगता है यहाँ पे उद्योग, मैं मैंने प्रधानमंत्री जी के भाषण में भी बोला और माननीय महाराज योगी जी के भी भाषण पे उनको, वो तो बैठे थे, तो उनको आग्रह किया कि अब उद्योग लगने चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पे रोड भी आ गई है, ट्रेन कनेक्टिविटी बड़ी अच्छी हो गई है, कुछ दिनों में ग्रीन फील्ड बन जाएगा, तो अब उद्योग लग सकते हैं। क्योंकि किसी उद्योग को लगाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बिजली, सड़क, रेल, क्योंकि यहाँ कोई उत्पाद होगा पूरे देश में या विश्व भर में जाएगा, यहाँ रखा नहीं जा सकता। इसलिए मेरी प्राथमिकता यही कि पानी, स्वास्थ्य और उद्योग नौजवानों के लिए, कि यहाँ रोजगार मिले। हमारे बच्चे जो मद्रास तक जा रहे हैं, यहीं जाएंगे तो सबको यहाँ नौकरी नहीं मिल सकती। और जाना भी चाहिए, थोड़ा बाहर भी जाना चाहिए, मैं ये मानता हूँ एक्सपोजर होता है। मैंने बलिया के बच्चों को देखा है बाहर और मुझे बहुत खुशी होती है। कई लोग जर्नलिज्म में हैं, आप जैसे नौजवान दिल्ली में मिलते हैं कि भैया हम बलिया से हैं, इस विद्यालय से पढ़े, इस विद्यालय से पढ़े, मुझे बड़ी खुशी होती है। कई उद्योगपति मिलते हैं, मैंने कहा आप लोग को वापस बलिया जाकर कुछ करना चाहिए, सबसे अनुरोध करता हूँ। तो मुझे पूरा भरोसा, ये मेरी प्राथमिकता होगी। और शिक्षा के क्षेत्र में और आगे बढ़ना चाहिए। मुझे लग रहा है यूनिवर्सिटी जो पिताजी के नाम पर है उसको और आगे बढ़ाना है। महाराज जी ने भी कहा है स्पोर्ट्स कॉलेज तेजी से काम होना चाहिए। हम लोग यही प्रयास करेंगे कि इस पर तेजी से काम, और मुझे पूरा विश्वास है डबल इंजन की सरकार होगी तो तेजी से काम होगा, और विशेष ध्यान युवाओं पे रहना चाहिए और किसान पे, ये मेरी प्राथमिकता है। हमेशा बलिया की महान जनता से बस एक ही अनुरोध और विनती करना चाहता हूँ। ये चुनाव
केवल नीरज शेखर का नहीं है या मोदी जी का नहीं है, ये चुनाव आपका भी है। ये चुनाव आपके भविष्य का है। और मैं यही अनुरोध करूंगा, अपने भविष्य को देखते हुए आप बड़े सोच समझकर अपना वोट डालिएगा। संविधान ने जो आपको ताकत दी उसको आप इस्तेमाल बड़ा सोच समझ के करिएगा। मैं यही अनुरोध और विनती आप लोग से करूँगा कि कहीं ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता ना चली जाए जो फिर आपको 14 के पहले वाला शासन है, जहाँ भ्रष्टाचार हो, जहाँ लोगों की अनदेखी की जाए। मैं यही अनुरोध और विनती करूँगा। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं आपसे यही अनुरोध और विनती कर सकता हूँ कि अपना आशीर्वाद दीजिए, अपना सहयोग दीजिए अपने इस भाई, अपने इस बेटे को, कि मैं आपकी आवाज़ बन सकूँ, आपकी आवाज़ बनकर लोकसभा में आपकी समस्याओं को उठा सकूँ, आपकी बातों को उठा सकूँ। और ये मेरे लिए इससे बड़ा सम्मान कुछ भी नहीं हो सकता कि फिर से आपकी आवाज़ बन सकूँ। जो ताकत आप लोगों ने पिताजी को 8 बार दी, मुझे भी दी, मैं फिर से एक बार मौका मुझे पार्टी ने दिया है, तो मैं यही अनुरोध और विनती करूँगा कि आपकी आवाज़ बन सकूं लोकसभा में। इसके लिए एक बार अपना मौका अपने इस भाई को दें, अपने इस बेटे को दें, यही अनुरोध और विनती।